नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं कि पीएसयू कंपनी की। और पीएसयू कंपनी में एक कंपनी का नाम है जो कि बेसिकली एक गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है। और हमेशा कहता हूँ ना, गुजरात बेस्ड कंपनियां क्यों डेवलप करती है, गुजरात मॉडल क्यों डेवलप किया था। क्योंकि गुजरात की जितनी भी खासकर जितनी बड़ी कंपनियां थी, जो कि गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी की क्या किया, जो मार्केट में पब्लिक लिस्टिंग हुआ, इक्विटी मार्केट में सेल किया, उससे जो पैसा आया उससे और काफ़ी सारा काम किया और उससे डेवलपमेंट हुआ गुजरात का। साथ में उसकी गवर्नमेंट बेस एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ डेवलप करती है। इसी क्रम की बात करेंगे, क्योंकि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजेशन केमिकल्स लिमिटेड, जो कि मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है। और लिस्टेड कंपनी के बाद इसकी जो स्टॉक प्राइस देखेंगे तो स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिली है। ऐसा नहीं, जो मार्केट हमेशा बुलिश ही रहा है, जबकि आज का आपको पता है सबका सभी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। कुछ जगह पे कुछ हल्का फुल्का खरीदारी देखने को मिली, ऑब्वियसली ज़्यादातर गिरावट थी, लेकिन गिरावट के बाद थोड़ा सा एक तरह से स्टेबिलिटी बनाई। जहाँ पे अच्छी लंबी चौड़ी गिरावट थी, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी बनाती नजर आई लास्ट पीरियड के अंदर। ओवरऑल देखा जाए तो अभी लास्ट ट्रेडिंग में ये गिरावट देखने को मिली, और ये गिरावट एक लंबी गिरावट थी जो कि मार्केट की रिजल्ट के इफेक्टेड हुआ था। बाकी सभी कंपनियां गिर रही थी, इसमें ये पीएसयू का काफ़ी रिएक्शंस रहा था, जहाँ पे काफ़ी सारा डाउनफॉल देखने को मिली। हम इसके ओवरव्यू देखें, साथ में कंपनी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कंपनी क्या करती है और कंपनी का फ्यूचर्स जो प्रोजेक्ट है, कंपनी जो काम करती है उसका मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट में काम है उसके पास है या नहीं है, या साथ में देखेंगे बैलेंस शीट का क्या फिगर है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रही है नहीं हो रही है। इस कंपनी के बारे में देखें तो कहती है कि हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीएनएफ, एफएमसीजी प्रोडक्ट और टीयूज टिश्यूज कल्चर एंड द सॉइल्ट वाटर एनालिसिस एक्टिविटीज काम करती है कंपनी। जहाँ पे देख इसके ये चीज़ निकल के आती है, जहाँ पे ये थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल था, जहाँ पे कंपनी क्या क्या करती है उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। साथ में यहाँ पे ढेर सारे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, अबाउट अस है, कंपनी और क्या क्या करती है। कंपनी टेंडर्स देती है, न्यूज रूम्स की है, जहाँ पे कंपनी के अवार्ड्स, प्रेस नोट, न्यूज़, मीडिया रिपोर्ट्स एंड गैलरीज वगैरह सारा अवेलेबल्स है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले इसकी देखें तो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, सीएसआर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कंपनी काम करती है। साथ में जीएनएफ कॉर्पोरेट वीडियोस और कॉफीज टेबल्स बुक्स इसके पास अवेलेबल्स हैं। इसके न्यूज आर्टिकल यहाँ पे चल रहे हैं, क्या क्या इनके पास न्यू अपडेट्स निकल के आई है। चलते हैं पहले यहाँ पे और हम समझते हैं मार्केट में, जो कि हर जगह पे गिरावट थी, तो वहाँ पे ये भी कंपनी में आज करीब करीब 7% के आसपास गिरावट देखने को मिली, जिसमें 52 वीक की हाई की बात करेंगे तो 814 के आसपास, लो की बात करेंगे तो 532 का। अर्थात ये स्टॉक में बहुत बड़ी पुल बैक नहीं था। अर्थात देखा जाए तो मैं सीधा सीधा कहूँ इसको तो नियर अबाउट 300 रुपीज़ के आसपास का पुल बैक था। और 500 को यदि 300 के वैल्यूशन देखा जाए तो नियरली ये 60% होती है, लेकिन इससे मुझे लगता है ये 53 और 54% के आसपास का मार्केट जंप किया था एक बॉटम से टॉप तक की। और फिलहाल इसका स्टॉक प्राइस क्या था वो देखें तो 616 के आसपास। अर्थात ये जो प्राइस है वो निचली सतह से है या ऊपरी सतह से है, वो कैसे पता चलेगा। उसके क्रम की हम बात करें एवरेज प्राइस की, एवरेज प्राइस से ये निकाला जा सकता है। तो 8 और 5 1300 होता है, और 32 और 14 होता है करीब करीब 46। तो हमने लिया 1346 का और उसको डिवाइड करेंगे तो होता है 600। सीधे सीधे देखो, मैं सीधा कैलकुलेशन करता हूँ तो होता है 650 और प्लस 23, 673 के आसपास। और अभी स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है, अभी स्टॉक की प्राइस चल रही थी नियरली 616। अर्थात ये बॉटम्स जो एक एवरेज वैल्यू की बात करें उससे नीचे की कारोबार कर रही है। इसका मतलब ये स्टॉक्स और भी गिरना के आसार ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे जो स्टॉक में गिरावट थोड़े दिनों से ज़्यादा होती जा रही है और गिरावट वाली लगता है सिचुएशन, ट्रेंडिंग ऐसा गिरावट में। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ और प्लान करे, कुछ और एक्टिविटीज़ करे तो आगे हो सकता है मार्केट रेपुटेशन इसका चेंज हो। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये के आसपास निकल के आती है। कंपनी का पी ठीक है, अर्थात प्रॉफिट वगैरह कंपनी निकाल के देती है। आरओबी इसका करीब 26 के आसपास निकल के आती है। और बीएसई के 500 इंडेक्सेशन में कंपनी का डील करती है और कॉमोडिटी केमिकल्स वाली कंपनी बनाती है, इंडस्ट्रीज के अंदर फॉल करती है। चलते हैं आज के चार्ट में, और आज के चार्ट में हमने देखा जहाँ पे हर सभी के सभी जो कि टाइम फ्रेम का 12 बजे के आसपास का टाइम फ्रेम था,
एक हाफ मान लेते हैं, जब 9 बजे मार्केट खुला, 12 बजे का, उसके बाद 3:30 बजे तक मार्केट चला, तो हाफ टाइम के आसपास देखा जाए तो मार्केट में एक बॉटम्स बनाई। बॉटम के बाद दोबारा इसमें अच्छी खासी जो कि ये पीरियड रहा ना, ये पीरियड ये इनसे क्या कहते हैं इसको, सेंटिमेंटल्स रहा, क्योंकि मार्केट में ऐसा रिजल्ट के पार्ट के बेसिस पे सभी के सभी स्टॉक्स यहाँ पे आपको ये इस तरह के एंगल्स निकल के आएंगे। फिर ये एवरेज वैल्यू के आसपास ट्रेड करना चालू किया और एवरेज वैल्यू के आसपास रहा स्टॉक्स एक दिन के चार्ट के बेसिस पे। इसको यदि हम ऐसे 5 दिन के चार्ट में देखो तो ये एवरेज वैल्यू के आसपास से ट्रेडिंग वाला स्टॉक्स है। 1 महीने के चार्ट में ये कई बार पुल बैक और डाउन साइड देखने को मिला, जहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। लेकिन ऑन एवरेज 1 साल को चार्ट को देखें तो 1 साल के चार्ट में एवरेज यदि हम आज के टाइम में निकालें, एवरेज प्राइस की बात करें तो एवरेज प्राइस की बात ये निकल के आती है, जो नियरली देखा जाए तो इसके आसपास स्टॉक यदि आती तो बिल्कुल एवरेज प्राइस के आसपास निकल के। लेकिन ये जो पुल बैक था, ये बड़ा पुल बैक था, इसके बाद यहाँ भी पुल बैक बड़ा सा देखने को मिला, फिलहाल भी थोड़ा सा लंबी गिरावट देखने को मिली है। चलते हैं आगे और समझते हैं कंपनी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहाँ पे कंपनी ने न्यूज पब्लिकेशन अपडेट दिया था, जहाँ पे ऐसा लगता है ये कंपनी का रिजल्ट की पार्ट आई होगी, और रिजल्ट की पार्ट में हम इसका देखने के प्रयास करें क्या है इसका लेटेस्ट अपडेट। तो कंपनी ने कहा है हमारा 4th क्वार्टर का फाइनेंशियल अपडेट हुआ है, और वो आप हमारे पास देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे पढ़ें या वहाँ पे पढ़ें, और एक डिपेंडेंसी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छी नहीं आती है, पेपर्स की कटिंग्स होती है इस लेवल पे। तो हम इसको जानने के प्रयास करेंगे वहीं पे जीएनएफ के बारे में, और जीएनएफ का कहती है फाइनेंशियल रिसोर्स, जो कि रिजल्ट्स 23-24 में इसके पेपर में अच्छा खासा रिजल्ट छपा है, कमिटमेंट ऑफ द लिविंग इन द हारमोनी विथ नेचर्स, और जीएनएफ लिखती है। इसके साथ साथ इसका जो कटिंग्स है बड़ा अच्छा है, उन्होंने न्यूज पेपर में जो दिया है वो भी अच्छा दिया है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पेज उन्होंने लिया होगा, जिसमें इनका देखने का है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। और यहाँ पे इनकी नाम आती है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजेशन केमिकल्स इंडिया केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। चलते हैं आगे और इसको हम एक बार करें, जहाँ पे कंपनी कहती है जो हमारा जो इविटा है वो 503 के आसपास आती है, पीवीटी करीब 651 के आसपास आती है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 485 करोड़ के आसपास के निकल के आती है। तो इसी को हम समझेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे न्यूज पेपर में इनका बड़ा अट्रैक्टिव बना है। मुझे लगता है मैं इस तरह के एक कम ही देखता हूँ, और इसमें एक कंपनी का नाम निकल के आता है जो कि गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजेशन केमिकल के बारे में था। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कंपनी की डिविडेंड पेइंग कंपनी रही थी, लेकिन यहाँ पे देखने को आई अभी तक 23 के अंदर डिविडेंड का पार्ट जो था वो 30 रुपये के आसपास अच्छा डिविडेंड दिया था। 23 में कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर भी किया था। उसके बाद अभी नवंबर में 24 में अभी तक डिविडेंड का कुछ पार्ट नहीं दिया है। पार्ट जिसका देता है एजीएम करने के बाद, और एजीएम अभी नहीं हुआ है, एजीएम जब होगा अगस्त में या सितंबर में तो फिर ये डिविडेंड का पार्ट डिक्लेयर करेगी। चलते हैं रिजल्ट के पार्ट में, और ये स्टैंड अलोन के हिसाब से रिजल्ट को पार्ट देखते नजर आती है। करीब 2088 करोड़ से 2110 करोड़ के आसपास जाती है रिवेन्यू। नेट प्रॉफिट भी काफी मोमेंटल हो रहा है, और करीब 95 करोड़ से 170 करोड़, अर्थात ये कहा जा सकता है कंपनी एक तरह से प्रॉफिट गेन कर रही है, और रिवेन्यू की भी गेन चल रही है। ऐसा नहीं जो दोनों तरफ से डाउन शेयर देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 12% के आसपास पहुंचा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 6% के आसपास पहुंचा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अच्छा अट्रैक्टिव मोमेंटल देखने में आ रही है। चलते हैं आगे इसका समझने के लिए, जो कि क्वार्टरली रिटर्न में और भी समझे, जो कि कंसोलिडेटेड डेटा की बात करते हैं। तो कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहती है कंपनी के लिए, जो कि कंसोलिडेटेड डेटा मार्च 24 तक में इसकी सब्सिडरी कंपनी होगी, उसकी मैच करने के बाद उसको एक कलेक्टिव करने के बाद ये कंसोलिडेटेड डेटा बना। तो इसमें जो सेल्स था वो करीब 2110 करोड़ के आसपास रहा, जो कि पिछले किसी क्वार्टर से ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा टॉप टू टॉप ऑफ द ईयर बना। इससे पहले भी करीब 2700 करोड़ 2600 करोड़ और उससे अच्छा रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे दूसरी तरफ ये निकल के आती है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा, करीब 7% के आसपास, जो पहले भी इससे 12% 32% के आसपास रहा। तो यहाँ पे उतनी बड़ी डाउनफॉल नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल से यदि कंपेयर करें तब तो अच्छा है, लेकिन और से पिछले साल से कंपेयर करें तो अच्छा नहीं दिखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट 130 करोड़ के आसपास क्वार्टर में देखने को मिला, इससे पहले भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रखा है 572-600 के आसपास। तो यहाँ उतनी बड़ी पुल बैक नहीं थी। हम ईयर टू ईयर को अब देखें तो ईयर टू ईयर में कुछ ऑल क्रिएटिव निकल के आती है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे तो क्वार्टरली बेसिस में उतनी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं बनती जा रही है। चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें प्रॉफिट लॉस में ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो जो सेल्स रहा ईयर टू ईयर बेसिस में वो 8000 करोड़ के आसपास,
इससे पहले 10,000 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देखने को आते हैं जो ये टॉप ऑफ द ईयर्स नहीं रहा, लेकिन ये सेकंड ऑफ द टॉप ईयर, थर्ड ऑफ द टॉप ईयर हो सकता है, क्योंकि पहले जो 23 में अच्छा आया था, 22 में अच्छा परफॉर्मेंस आया था, 24 में आके थोड़ा सा डाउन शेयर देखने को मिला, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी डाउन हो गया, करीब 6% के आसपास। से पहले कभी 20%, 28% और 18% के आसपास हुआ करता था। नेट प्रॉफिट के को कंपेयर करें, नेट प्रॉफिट में क्या निकल के आती है, नेट प्रॉफिट में निकल के आती है जो कंपनी का करीब 500 करोड़ मान लेते हैं, 500 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले 1500 करोड़ से एक तिहाई के आसपास रह गया। तो यहाँ पे दोनों तरफ डाउन शेयर देखने को मिला है, जो इसका ईयर टू ईयर के हिसाब से देखा जाए। दूसरी तरफ ये देखा जाए कंपाउंड सेल्स की बात को कंपेयर किया जाए, तो ये निकल के आता है कंपाउंड सेल्स में कंपनी का उस लेवल से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लिया, छोटा सा हम यस कर सकते हैं, कंप्लीटली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का डाउन शेयर देखने को मिला है, इसमें कोई जान नहीं दिखती है। साथ में यदि CGR के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की डाउन पुल बैक देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस लेवल था उस लेवल से नहीं देखने को मिल रही है एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे। रिटर्न इक्विटी की बात करूँ तो ये भी थोड़ा सा हल्का पुल बैक देखने को मिला, लेकिन उतनी लेवल पे नहीं देखने को मिली है। चलते हैं आगे और समझते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न कहते हैं कंपनी के लिए जहाँ पे 41% के आसपास जो पोजीशंस हैं वो प्रमोटर के पास है, और करीब 59% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। पब्लिक में कौन सा है और प्रोमोटर्स में कौन है? प्रोमोटर्स के लिए देखें तो प्रोमोटर हमको पता है गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड्स हैं जो कि इसके मेन प्रोमोटर्स में आती है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है जो कि इनके सेकंड लार्जेस्ट प्रोमोटर्स में निकल के आती है। इसके अलावा कुछ और पब्लिक की प्रोमोटर की बात करें, यहाँ पे कुछ नाम नहीं निकल के आती है। यहाँ पे FI की पोजीशंस अच्छी खासी है, करीब 20% के आसपास FI की पोजीशंस है इस कंपनी में। तो FI में देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट ऑफ विस्कॉन्सिन इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स हैं जो कि मैनेज करती है 1.5% के आसपास, और एक है निकल के आती है स्टिचिंग्स डिपोजिटरीज एपीजी इमर्जिंग मार्केट, जहाँ पे बाकी जो FI है वहाँ पे इसकी नाम शो नहीं होती है, केवल 1% से ज़्यादा वाली की शो करती है। DI की बात करूँ तो यहाँ पे DI में 9% में निकल के आती है ऐसे प्रूडेंशियल्स, 3% के आसपास पोजिशंस। साथ में देखा जाए तो वहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल के पास फिलहाल नहीं देखने को मिलते। यहाँ पे 8% में केवल एक ही नाम निकल के आता है जो लास्ट ट्रेडिंग में देखने को मिल रहा है, लास्ट मंथ में देखने को मिला है 3% के आसपास ICICI प्रूडेंशियल का। LIC की कोई पोजीशंस नहीं देखने को मिल रही है, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई दिख नहीं रहा है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में कोई भी 1% से ज़्यादा की पोजीशन में नहीं है, नियरली 20% के आसपास पब्लिक होल्डिंग, और यहाँ पे मार्केट जो है ट्रेडिंग ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रीजन ये है यहाँ पे स्टेबिलिटी कम दिखती है, क्योंकि जो DI है और DI अल्फा है उनके पास पोजीशंस उस लेवल पे नहीं है, तो एक तरह से हो सकता है वो खरीदारी बिकवाली के लिए 1% से कम की पोजीशन में होल्ड कर रहे हों। चलते हैं आगे कंपनी के एनालिसिस के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए, जैसे मैंने पहले कहा जो ये टाइम फ्रेम ये होता है, जब हम एक टाइम फ्रेम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये निकल के आती है आज हमारा प्राइस ये यहाँ पे आके बंद हुई है, तो इसको यदि हम किसी भी टाइम फ्रेम से मैनेज करेंगे, वो कंपेयर करेंगे, तो ये पता चलेगा यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली है। यदि इसको हम एवरेज वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा हाँ अच्छा यहाँ पे परसेंटेज बनी है, पैसा बना है। तो पैसा तो हमेशा बनता है यदि खरीदने के टाइम पे या बेचने के टाइम पे, तो लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है तो आपने कैश में बनाया तो कैश में तो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो आपने मान लिया यहाँ पे आपने लिया, इससे लेकर के इस तक आज तक हमारा क्या रिटर्न मिला। कई बार होता है जो यहाँ पे पैनिक की वजह से मार्केट में सेल आउट बढ़ती है और फिर यही जो चीज़ें हैं वो किसी और के पास चला शिफ्ट कर जाता है और वहाँ से पैसा बन जाता है। इसी क्रम की बात करूँ तो कंपनी 10 सालों में ओवरऑल आज तक के डेट में 506% का जंप देखने को मिला है, 5 सालों में 114%, 3 सालों में 7%, 2 सालों में करीब 6-7% के आसपास, 1 सालों में 5% की हल्की फुल्की, और 6 महीने के बाद ये थोड़ा सा डाउन शेयर देखने को मिला और हमेशा डाउन शेयर देखने को मिला। जबकि सेंसेक्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रखा है, इसकी इंडेक्सेशन जो जिसमें फॉल करती है वो भी अच्छा खासा पुल बैक कर रखा है। तो यहाँ पे उस लेवल से पैसा बनाने का मौका नहीं मिला है इन्वेस्टमेंट के तरीके से, लेकिन मार्केट में पैसा अच्छा खासा बना है। तो आज की कंपेयर कर लें, कल की कंपेयर कर लें तो कल मार्केट इस रेंज पे ट्रेड हो रही थी और ट्रेड में लास्ट जो प्राइस हुआ था ये हुआ था। उसके बाद सुबह में जब मार्केट उसके बाद स्टार्ट हुआ था तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक पहुँच जाता है, और जिन्होंने यहाँ पे लिया है वो वहाँ पे क्या करेंगे, बिकवाली करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे इनकी प्रेशर्स बढ़ती गई और ये ओवरऑल ये जितने लिए थे ये सब के सब यहाँ बेचना चालू किए, और बेचते बेचते क्या हुआ,
जितने बेचने वाले थे सबके सब बेचते, बस यहाँ पे मार्केट उसी रफ्तार से नीचे गिरा और मार्केट में काफ़ी पैनिक नज़र आया। चलते हैं, इसको हमने समझने का प्रयास किया, इसके पीयर्स कंपनी के देखेंगे जिसमें कि इंडियाज ग्लिस्को कंपनी है, टाटा केमिकल्स है, गुजरात लिक्विड्स ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसमें एक चीज़ और बताऊँ जिसको मैंने एवरेज वैल्यू के हिसाब से मैंने हमेशा कंपेयर किया है, एक महीने के एवरेज वैल्यू को लें तो क्या निकल के आते, 50 डे के एवरेज वैल्यू से काफ़ी गिरावट है, 200 डे के एवरेज वैल्यू से गिरावट है। इसको अभी कुछ भी पैनिक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में इसका ट्रेंड भी ऐसा गिरावट वाली देखने को मिलती जा रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।